बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, हेट्रोस्किडास्टिसिटी। ये टेस्ट करने के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, उसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो जिसने नहीं देखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो आप देख लें। देखनी चाहिए आपको वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। दूसरे नंबर पे हेट्रोस्किडास्टिसिटी चेक करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट है जी। गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट लगाएं, इसकी मदद से आप बताएं कि डाटा वो आपका होमोस्किडास्टिक है या हेट्रोस्किडास्टिक है। इसके लिए आपको एक्स और वाई, ये अगेन दो कॉलम गिवन होंगे और साथ ई का कॉलम गिवन होगा। ना गिवन हो तो ये हमने निकाल लेना होता है। और ये कैसे निकलता है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्पीयरमैन्स की वीडियो में भी बता चुका हूं, डर्बन वॉटसन टेस्ट में भी मैं बता चुका हूं। आमतौर पे जब n ग्रेटर देन 30 हो तो उस वक्त गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट वो लगता है। लेकिन अगर n लेस देन 30 है और एग्जामिनर ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये डाटा है, इसे आप गोल्डफेल्ड से ही करें, तो फिर आप इसे, आपकी मजबूरी है, आपने गोल्डफेल्ड ही लगाना है। अगर तो वो डाटा लेस देन 30 है, आपको कह देता है कि सूटेबल टेस्ट लगाएं हेट्रोस्किडास्टिसिटी मेजर करने के लिए, तो फिर आप रैंक कोरिलेशन लगाएंगे। ठीक है जी। अब अगेन यहाँ पे n इक्वल टू 31 है और वो 31 वैल्यूज x की ये गिवन है, y की ये गिवन है और e ये गिवन है। अब हमें सेंट्रल कुछ वैल्यू ओमिट करनी होती हैं। सेंट्रल वैल्यूज ओमिट करने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज का सेट 1 कह देना होता है, नीचे वाली वैल्यूज को सेट 2 कह देना होता है। सेट 1 में अलहदा रिग्रेशन हमने लगानी होती है, रिग्रेशन रन करनी होती है। सेट 2 की रिग्रेशन इक्वेशन अलहदा निकालनी होती है और उधर से E1 निकालना, सेट 1 से E2 सेट 2 से निकालना हमने। वो कैसे होगा प्रोसीजर, सेंट्रल कितनी वैल्यू ओमिट करनी है, इसका एक रूल है जी, n/4 कर देना आपने, क्योंकि 25% आप सेंट्रल वैल्यूज ओमिट कर सकते हैं। तो n/4 किया आपने, 31 को 4 पे डिवाइड किया, वो 7.75, इसे राउंड ऑफ किया, ये बन गया 8। ठीक है जी। तो इसका मतलब है तकरीबन 8 वैल्यू सेंट्रली हम ओमिट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुन ले ये बात, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कितनी वैल्यूज ओमिट करनी है। 8 वैल्यूज ओमिट करते हैं, ये टोटल 31 वैल्यूज हैं। 31 में से 8 माइनस करते हैं तो वो बनता है 23। तो 23 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आएंगे। 11.5 का सेट कभी भी नहीं बनता। तो यहाँ तो आप इसे 7 वैल्यूज ओमिट करें या 9 करें, तो जब 7 करेंगे तो एक एक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इसे एक वैल्यू ग्रेटर जोन सी है वो आप ओमिट कर दें, जो कि बनती है 9। ये देखें आगे मैंने इधर किया भी हुआ है। 31 में से 8 माइनस किए 23 और 9 माइनस करते हैं तो 22। तो 22 फिगर ये गुड है। 22 को 2 पे डिवाइड किया, 11 आ गया। इसका मतलब है स्टार्ट से 11 वैल्यूज का एक सेट बना लें और लास्ट से 11 वैल्यूज का सेट 2 बना लें। पहली 11 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन पहली 11 वैल्यूज का आपने ये देखें, इसे सब्जेक्ट 1 या सेट 1 कह दिया है और अगली को सब्जेक्ट 2 या सेट 2 कह सकते हैं। x1, ये पहली 11 वैल्यूज x की लिख दी और पहली 11 y की लिख ली, पहली 11 e की लिख ली। x1 y1 e1 कह दिया। इसी e1 का स्केयर लेते जाएं, e1 का स्केयर आ गया। दूसरी तरफ जो ये सेट 2 बनाया हुआ है, आखिरी 11 वैल्यूज लिखी, उसे x2 कह दिया। आखिरी y की 11 वैल्यूज और e की लिखी, y2 e2 कह दिया। इस e2 का स्केयर ले लिया, ये आ गया। ठीक है जी। अब इस e2 का स्केयर, इसे सम कर लिया हमने, वो वैल्यू आ गई ये। और ये जो e1 का स्केयर था, इसे सम कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई ये। गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट को f से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला है जी, समेशन e2 का स्केयर डिवाइडेड बाय समेशन e1 का स्केयर। समेशन e2 का स्केयर ये जो ऊपर अभी आपने निकाला है, ये, इसे आप डिवाइड करें समेशन e1 के स्केयर के साथ। इन दोनों को डिवाइड किया तो f की वैल्यू आ गई 12.06। ये f कैलकुलेटेड है, इस पे f टेस्ट लगता है। ठीक है जी। f टेस्ट लगेगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, वही आपके 5-6 स्टेप है। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक, कैलकुलेशन, क्रिटिकल रीजन, डिसीजन। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये किया हुआ जी टेस्ट। ये सबसे पहले तो नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यू कांस्टेंट है कि नहीं है, ये हेट्रोस्किडास्टिसिटी का यही मतलब है ना कि आपके एरर टर्म
उसका वेरिएंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यू आपके होमोस्किडास्टिक हैं या एरर टर्म आपके हेट्रोस्किडास्टिक हैं, ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा। अल्फा गिवन होगा तो वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप 0.05 खुद से ज्यूम करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक में अब इसमें एफ का फार्मूला ये है, V1 V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी, ठीक है जी, ये हमने एफ निकाल लिया आगे। उसके बाद क्रिटिकल रीजन में V1 और V2 चाहिए होते हैं। V1 V2 ये इक्वल होते हैं, और ये किसके इक्वल होंगे, n-c/2। c क्या है जी, जो सेंट्रल वैल्यूज आपने जितनी वैल्यूज ओमिट की थी वो 9 वैल्यूज ओमिट की थी आपने, तो n-c/2 में से माइनस के आपने कर देना है। 31 - 9/2 ये आपका आ गया था 11। ये जो आपने सेट 1 भी 11 का बनाया ना, ये वो है, और सेट 2 भी 11 का बनाया। इस 11 में से 2 माइनस करने होते हैं। सिंपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है, उसमें 2 होता है इसका, क्योंकि एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल होते हैं। तो 11 - 2 किया 9, तो V1 और V2 ये दोनों 9 आ गए आपके पास। अल्फा आपके पास 5% है, तो एफ अल्फा V1 V2 एफ का टेबल आपने देख लेना है जी, उसमें 5% को 9 और 9 में देख लेना है, वो वैल्यू आएगी 3.18। अमजद अली भट्टी की बुक का पेज नंबर 484 है, और आपके पास जोन सी भी बुक हो उसमें एफ टेस्ट निकाल लें, मैं इधर आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये आ गया पेज नंबर 484 में एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट, ये लिखा हुआ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपने एरिया 5% के लिए V1, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 होता है, तो V1 को 9 में, ये रहा 9, इसे आपने V2 9, ये रहा 9, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया 3.18। तो ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू एफ की 3.18। इसके साथ ही आपने एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके डिसीजन बनाना होता है। तो ये जी आपने ये एक्सेप्ट, इसमें सिर्फ ग्रेटर की साइड पे आपने एक बाउंड्री लगानी है, इसके आगे अगर वैल्यू आपकी निकल आए तो आपने रिजेक्ट कर देना होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, अदरवाइज ये एक्सेप्ट ही होता है, ठीक है जी। इसमें सिर्फ एक ही बाउंड्री लगती है, स्पीयरमैन में दोनों साइड पे बाउंड्री लगती है, ऑटो कोरिलेशन में भी दोनों साइड पे लगती है, लेकिन गोल्डफेल्ड एफ टेस्ट में चूंकि सिर्फ आपने राइट साइड पे सिर्फ अपना क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। तो ये जो वैल्यू आपकी 3.18 निकली, आपने यहाँ पे लिख देना है 3.18। अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 3.18 से ग्रेटर है तो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी वैल्यू, एच नोड को आप रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। इस केस में हमारा जो कैलकुलेटेड एफ का आंसर था वो था 12.06, डेफिनेटली 3.18 से तो बहुत बड़ा है, तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। तो इसी वजह से कंक्लूजन में आप लिखेंगे जो कैलकुलेटेड एफ है वो ग्रेटर देन है टेबुलेटेड एफ से, देयरफॉर वी रिजेक्ट एच नोट दैट सेविंग फंक्शन इज होमोस्किडास्टिक। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था वो सेविंग फंक्शन का था। आपके पास जो भी वेरिएबल हो आपने कह देना है वो फंक्शन आपका होमोस्किडास्टिक है या हेट्रोस्किडास्टिक है। हमने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट में यही लिखा हुआ था ना, हम इसे होमोस्किडास्टिक को रिजेक्ट कर रहे हैं, अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेट्रोस्किडास्टिक है ये क्वेश्चन आपका, होमोस्किडास्टिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी लगी होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। हमारे ऑनलाइन सेशन है वो सेशन आप लाजमी कंटिन्यू कीजिए, उसका आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हम साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, और टेस्ट सेशन भी हमारा साथ साथ चलता रहता है, नोट्स भी साथ साथ हम प्रोवाइड कर देते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामिक फूड इस तरह मेरे को मुतासर खास से शेयर के, सब्सक्राइब के, लाइक के।